नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? मिस्टर अखिल, अजय, निधि, सुमित, अनिल, तेज, विशाल, दीपक, नितिन, गौरव, अंकित, काजल, अशोक, अमन, शनि, प्रतिभा, काजल, अंकित, मोनू, नैनी, ममता, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि आपको आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाली हूं जिसका नाम है मगध साम्राज्य, जिसका नाम है मगध एम्पायर। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मगध, जब मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे तो बताया था कि मगध एक महाजनपद है और मगध जो है सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली रहा था। और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या था। ये भी मैंने आपको बताया था कि वो गंगा और सोन नदी के किनारे पर था, जिसकी वजह से वहां पर कृषि अच्छी होती थी। कृषि अच्छी होती थी तो राजा को टैक्स अच्छा मिलता था, व्यापार अच्छा होता था। ठीक है, तो कई सारे कारण थे जिसकी वजह से मगध जो है एक शक्तिशाली आपका महाजनपद हुआ करता था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे मगध साम्राज्य। क्या हेडिंग देंगे बेटा जी? आप एक हेडिंग देंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जिसे हम कहेंगे मगध एम्पायर। मगध एम्पायर हमें यहां पर पढ़ना है, मगध साम्राज्य को हमें पढ़ना है। ये हमारी आज की हेडिंग रहेगी। और जब हम मगध साम्राज्य या मगध एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था। आप कहोगे मैम सबसे शक्तिशाली, यानी मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली आपका महाजनपद अगर कोई था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो कौन सा था बेटा जी? आप कहोगे कि मैम वो था मगध। मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन था? आप कहोगे मगध। अब इसके जो है सबसे शक्तिशाली होने का कारण क्या था? कारण था पहला बेटा जी कि एक तो ये गंगा और सोन नदी के किनारे पर था, गंगा और सोन नदियों के तट पर था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि काफी अच्छी होती थी। कृषि कैसी होती थी? अच्छी होती थी मैम। यहां से व्यापार भी कैसा होता था? काफी अच्छा होता था। ठीक है, व्यापार कैसा होता था? काफी अच्छा होता था मैम, व्यापार काफी अच्छा था। अब जब कृषि अच्छी हो रही है, व्यापार अच्छा हो रहा है, तो राजा को टैक्स भी यहां से अच्छा मिलेगा। ठीक है, कृषि होती थी, व्यापार अच्छा होता था, और एक यहाँ पे हम कह सकते हैं लोहे का व्यापार होता था। लोहे का व्यापार भी यहां से होता था और इस वजह से यहाँ पे क्या होता था? कर की प्राप्ति अच्छी होती थी। कर की प्राप्ति किसी भी राजा को अच्छी होती थी और यही कारण था कि इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो मगध जो है वो कैसा था? मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य या फिर मगध एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, एक बार जाके पहले सिलेबस पढ़ लो, है ना, उसके बाद बोलना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मगध एम्पायर में हम जब बात कर रहे हैं तो मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? ये सारे कारण थे मगध के शक्तिशाली होने के। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, मुझे लगता है एक बार वो खुद सिलेबस को देख लें जाकर। बेटा जी, कोई भी कमेंट करने से पहले अगर आप ये काम करते हैं कि भाई मैम हमारा नाम लेंगी, तो मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आप जो ये चीजें करते हैं ये बहुत ही गलत होती हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कारण थे कि भाई आप पूछ सकते हो ना कि यही सबसे शक्तिशाली क्यों था, तो यही सबसे शक्तिशाली था, इसका ये कारण था। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मगध साम्राज्य है वो वर्तमान में कहां पर पड़ता है, बताओ जल्दी। मगध साम्राज्य जो है ये अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में कहां पर है? मगध साम्राज्य की वर्तमान स्थिति, तो देखो अगर मैं इसकी वर्तमान स्थिति की बात करती हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो इसकी सीमा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है
उसके अलावा बेटा जी एग्जैक्टली इसकी लोकेशन बिहार में है और ये वेस्ट बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि मगध आपका कहाँ पड़ता है, कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, तब आप इसका आंसर करोगे कि मगध वर्तमान बिहार में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर है ये? बिहार में। लेकिन ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है मैम? पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, और हम कह सकते हैं कि हम जो है वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पर अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका मगध एम्पायर है। अब जब ये मगध एम्पायर इतना शक्तिशाली है तो आखिर ऐसा कौन सा वंश था जिसने सबसे पहले इस पर शासन किया था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा वंश था जिसने सबसे पहले मगध पर शासन किया था। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपका जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, मगध साम्राज्य का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहेगा। बीसी को कहते हैं बेटा जी ईशा पूर्व, और माना जाता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व लिख लीजिए या बीसी लिख लीजिए। तो ये मगध के बारे में एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी आपकी इंफॉर्मेशन थी। निखिलेश हर्यक वंश ने किया था, लेकिन बेटा हर्यक वंश से भी पहले एक यहां पर वंश था जिसे हम अभी लिखवाने वाले हैं। आप पहले आप इतना लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, बिफोर क्रिस्ट होता है बीसी का मतलब। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, क्लियर है? आगे चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है मगध पर सबसे प्राचीन वंश, मगध पर सबसे प्राचीन वंश यह आपका कौन सा था, जिस वंश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मगध पर जो आपका सबसे प्राचीन वंश था वह था बृहद्रथ वंश। क्या हुआ करता था बेटा जी? सॉरी, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। और ये जो वंश हुआ करता था इसका नाम बृहद्रथ वंश क्यों था? क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था, इसका जो फाउंडर था बेटा जी, वो था बृहद्रथ। वो कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ ने ही इस वंश को स्थापित किया। और बृहद्रथ ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, ध्यान से सुनना राजधानी, क्योंकि मगध की राजधानी चेंज होगी। इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी आपका ग्रीवरज। क्या बनाई थी बेटा जी? ग्रीवरज इसने मगध की राजधानी बनाई थी। और इसका एक बेटा हुआ करता था, इसका एक बेटा था बृहद्रथ का। किसका बेटा है ये? तो आप कहोगे मैम बृहद्रथ का। बृहद्रथ का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जरासंध, जिसका नाम था जरासंध। जिसका नाम था जरासंध। तो सबसे प्राचीन वंश कौन सा था मैम? बृहद्रथ वंश। ये आपको ध्यान रखना है, केवल इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना।
ये सबसे प्राचीन वंश था, मतलब हर्यक वंश से भी पहले जो वंश आपका मगध पे आया था वो था बृहद्रथ वंश। लेकिन ये कम पढ़ने को मिलता है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मगध पर शासन करने वाले जो वंश थे, ठीक है, उनकी एक ट्रिक है। मगध पर शासन करने वाले वंश, हम सब नहीं मानेंगे साहब को समझे, तो आप कहोगे ह से है मैम हर्यक वंश। ह से कौन सा वंश है? हर्यक वंश। स से बेटा जी शिशुनाग वंश। ये सारे वंश आपके मगध पर शासन करेंगे। शिशुनाग वंश। एक है आपका बेटा जी नंद वंश, ठीक है। फिर आपका पड़ेगा मौर्य वंश। फिर बेटा जी आपका शुंग वंश, ठीक है, मौर्य वंश। फिर हम देखेंगे यहां पर क्या पड़ेगा, शुंग वंश। फिर आपका एक वंश है जिसका नाम है कर्ण वंश। फिर एक है आपका कर्ण वंश और एक है बेटा जी सातवाहन वंश। ये आपके यहां पर वंश हैं जो आपके मगध एम्पायर पर शासन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। निकलेश जी बता तो दिया है हर्यक वंश, लेकिन हर्यक वंश से पहले एक वंश आया था बृहद्रथ वंश। ये आपके मगध पर शासन करने वाले आपके कैसे वंश हैं? तो आप कहेंगे कि मैम ये प्रसिद्ध वंश हैं जिन्होंने मगध पर समय समय पर शासन किया है, जिसमें मैंने आपको सबसे प्राचीन वंश जो है वो बृहद्रथ वंश है। उसके बाद हर्यक वंश आया और हर्यक वंश का जो संस्थापक रहेगा उसका नाम रहेगा बिंबिसार। तो इन लोगों ने समय समय पर मगध पर शासन किया। अब सबने शासन क्यों किया? क्योंकि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। जब भी कोई जगह ऐसी होगी जो आपकी व्यापार ज्यादा होगा, कृषि ज्यादा होगा, वहां पे कोई आपकी जो है मतलब हम कह सकते हैं कि नदियां होंगी उसके किनारे पर, तो वहां पर सभी शासक चाहेंगे कि हम शासन करें। और कारण क्या होगा? कारण होगा कि वहां से टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा, राजा को अपने खर्चे निकालने में आसानी रहेगी, शासन अच्छे से होगा। इसीलिए समय समय पर मगध पर यहां पे इन वंशों ने शासन किया है। अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो जो आपका हर्यक वंश है, तो आप एक हेडिंग देंगे यहां पर सबसे पहले हर्यक वंश। क्या हेडिंग देंगे आप? हर्यक वंश। तो ये जो आपका हर्यक वंश है, इस वंश के बारे में हम बात करेंगे। इसका संस्थापक कौन था? हर्यक वंश को किस और नाम से जाना जाता है ये भी मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं। तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। अब हर्यक वंश कब से कब तक रहेगा? तो मैम 544 बीसी से लेकर और 412 बीसी तक ये हर्यक डायनेस्टी का पूरा टाइम पीरियड है। किसका? हर्यक वंश का टाइम पीरियड है ये, हर्यक वंश का। ये आपको ध्यान रखना है। किसका टाइम पीरियड है मैम? हर्यक वंश का, 544 से लेकर 412 बीसी। और इसमें जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं तो इस वंश को किसने स्थापित किया था? इसका संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे इसका संस्थापक था मैम बिंबिसार। तो इस हर्यक वंश में बिंबिसार ने कितने सालों तक शासन किया? हर्यक वंश में बिंबिसार ने कितने सालों तक शासन किया? तो मैम 544 बीसी से लेकर और 492 बीसी तक मैम इसने शासन किया पूरे हर्यक डायनेस्टी में। मैं फिर से रिपीट करती हूं, हर्यक वंश ये पूरा टाइम पीरियड है कि हर्यक वंश में जितने शासक हुए सबका। लेकिन बिंबिसार का शासन कितना है? 544 से लेकर 492 बीसी, यहां पे इसका शासन है। 500, अरे भाई शिवानी जी सुन लीजिए मेरी भी बात बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं आप वो सुन ही नहीं रही हैं। आप बस अपना लिखे जा रही हैं, 412 नहीं 492, 412 नहीं 492। बेटा ये पूरा हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। हर्यक वंश में केवल बिंबिसार ही थोड़ी हुआ है, हर्यक वंश में अजातशत्रु भी हुआ है, हर्यक वंश में उदयन भी हुआ है, उदयन के बाद उसका बेटा भी हुआ है। तो ये 544 बीसी से 412 बीसी पूरे हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। और उसमें से बिंबिसार का टाइम पीरियड कौन सा है? ये बिंबिसार का टाइम पीरियड है। आप सुनेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे?
आप अपनी अपनी बातें लिखते जा रहे हैं। इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, सुन तो लीजिए टीचर क्या कह रहा है और ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको फिर रिवीजन भी कराऊंगी इस चैप्टर का। ठीक है, तो संस्थापक कौन था बेटा जी? बिंबिसार। अब हम बात करते हैं कि जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार के अन्य नाम क्या क्या थे, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता था? बिंबिसार, इसके आपको पढ़ने हैं अन्य नाम, अदर नेम। तो एक तो इसे कहा गया है श्रेणिक, और श्रेणिक किसको कहा गया है बेटा जी? जैन साहित्य में। जैन साहित्य जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इसमें आपके कितने छंद सूत्र होते हैं, कितने आपको बताया था, इसमें आपके उपांग होते हैं, आगम होते हैं, तो उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? उन सबको मिलाकर जैन साहित्य कहते हैं। इसे श्रेणिक कहा गया और उसके अलावा इसे क्षेत्रोजश कहा गया। और क्षेत्रोजश बेटा जी इसे किस में कहा गया? तो मैम मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजश कहा गया। मत्स्य पुराण जो कि मैम सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो बेटा जी इसने 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्षों तक शासन कहां पर किया था? आप कहोगे मैम मगध पर। 52 ईयर्स इसने मगध पर शासन किया है, 52 वर्षों तक। ठीक है, इसने, अब भाई कोई भी राजा है तो उस राजा का एक उद्देश्य रहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल और केवल यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं केवल और केवल मतलब वहीं तक सीमित रहूं जहां मैंने अपना शासन स्थापित किया है। वो क्या करता है? अपने राज्य का विस्तार करता है, मतलब अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता है। तो इसने क्या किया था बच्चे? इसने बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो इसने अपने राज्य विस्तार करने के लिए, अपना क्या करने के लिए? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इसने लिया था विवाह संबंधों का सहारा, यानी इसने मैरिज रिलेशंस बनाए थे। विवाह संबंधों का सहारा इसने लिया था। विवाह संबंधों का क्या लिया था बेटा? इसने सहारा, किसके लिए? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इसने जब यहां पर ऐसा किया तो इसने अपनी जो पहली शादी की थी वो की थी महाकौशला से। पहली शादी किससे की थी इसने? महाकौशला। महाकौशला कौन थी? तो मैम ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और महाकौशला से किसने विवाह किया? तो इनसे विवाह किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने यहां पर इनसे विवाह किया और इसके लिए बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। भाई दहेज में क्या मिला था? काशी। काशी दहेज में मिला, तो हम कह सकते हैं कि अब इनके पास काशी भी आ गया। ये आप ध्यान रखोगे, तो आप ध्यान रखो बहुत अच्छे से। भाई तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हो बेटा? आज की क्लास में कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं है कि सुबह की नींद ही नहीं खुली है। भाई 412 गलत नहीं है, वो सही है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अब एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है? मैं तुमसे जानना चाहती हूं, तुम कब पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे पैदा होने से पहले जो तुम्हारा परिवार है उसमें और लोग नहीं थे? अरे बेटा ये आपका हर्यक वंश का मतलब 412 जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा हर्यक वंश का टाइम पीरियड है बच्चे। और बार बार मैं एक चीज समझा रही हूं फिर भी बार बार वही लिखे जा रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यहां पे क्या मैंने बताया है। भाई आपके पैदा होने से पहले भी तो आपके यहां पर लोग रहे होंगे या नहीं रहे, या आप पहले ही हो? हद कर रहे हो।
वो पूरा हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, और हर्यक डायनेस्टी में इसने कितने वर्ष शासन किया, ये उसका टाइम पीरियड है। या रील स्क्रॉल करने में ही दिमाग रहता है, मैम क्या कह रही है उसको सुनना ही नहीं है, पता नहीं कहां दिमाग है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे नींद में ही क्लास ले रहे हैं। बेटा बीसी चल रहा है, और बीसी में टाइम रिड्यूस होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। आइए यहां पर, तो काशी दहेज में मिला, किसको मिला दहेज में, बिंबिसार को। किससे शादी की थी पहली, महाकोशला प्रसेनजीत की, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और इनकी जब शादी इनसे हुई तो इनको दहेज में क्या मिला था, काशी मैम यहां पर मिला था। ठीक है, दूसरी शादी बेटा इन्होंने की थी चेलना से। अब ध्यान से सुनना, चेलना कौन है मैम, चेलना है लिच्छवी चेटक की पुत्री, लिच्छवी चेटक की पुत्री, इसका नाम क्या है, चेलना। अब लिच्छवी चेटक की पुत्री, मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जी की जो मां है, महावीर स्वामी जी की जो मां है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो महावीर स्वामी जी की अगर माता की आप बात करोगे तो मैंने बताया था कि लिच्छवी चेटक की बहन, लिच्छवी चेटक की बहन। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो लिच्छवी चेटक की बहन से किसकी शादी हुई थी, महावीर स्वामी के पिताजी की। और अब यहां पे बिंबिसार की शादी किससे हो रही है, तो लिच्छवी चेटक की पुत्री से, यानी महावीर स्वामी जी चेलना के कौन लगेंगे मैम, भाई लगेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। एक जगह मैंने लिखवाया था लिच्छवी चेटक की बहन, जो महावीर स्वामी जी की मां थी, क्या नाम था महावीर स्वामी जी की मां का, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरी शादी की चेलना से, और बेटा जी तीसरी शादी की थी इन्होंने छेमा से। और छेमा कौन थी, तो मैं मध्य प्रदेश की राजकुमारी, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश की राजकुमारी। अब ये मत कहना कि इसको मध्य प्रदेश करो, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजकुमारी से। यहां तक बात समझ में आई, वेरी गुड मैम, त्रिशला, शाबाश। महामाया नहीं बेटा, वो गौतम बुद्ध की मां थी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यहां पे शादियों से इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार। तो क्या अजातशत्रु ने कभी भी कोई चीज नहीं जीती, ठीक है, तो आप कहेंगे सॉरी बिंबिसार ने कोई चीज नहीं जीती। तो देखो बिंबिसार ने क्या किया था, यहां पे अगर मैं बात करती हूं बच्चे, तो बिंबिसार ने लिखना, बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता, अंग महाजनपद को जीता, यानी अंग को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। काशी ऑलरेडी इनके साम्राज्य में दहेज में मिला तो इनके पास आ चुका था। और प्यारे बच्चे, जब इस अंग महाजनपद को जीता तो इस अंग महाजनपद का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया, अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो अंग महाजनपद किसने जीता, बिंबिसार ने। उपराजा किसको बनाया, अपने पुत्र अजातशत्रु को। ठीक है, अपने पुत्र अजातशत्रु को मैम यहां का उपराजा बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बिंबिसार था बेटा, जैसे इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो आप कहोगे मैम इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह, जिसे हम वर्तमान में राजगीर कहते हैं। तो ये बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगर मैं बात करती हूं तो जो बिंबिसार है बेटा, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि इसने क्या किया था, बिंबिसार ने यह कहा कि मेरे मरने के बाद
मेरा बड़ा बेटा दर्शक मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो क्या किया था, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मतलब अपना बड़ा बेटा, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दर्शक को अपना उत्तराधिकारी होता है बेटा जी सक्सेसर, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी राजा क्या करता था, अपने ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब ये बात जैसे ही अजातशत्रु को पता चली तो अजातशत्रु कहने लगा, अच्छा पहले तो 52 वर्षों तक तुम गद्दी नहीं छोड़ रहे हो और उसके बाद में मेरा हक छीनकर तुम दर्शक को दे रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये बात अजातशत्रु को पता चलेगी उसे गुस्सा आएगा, अच्छा मेरा हक छीन रहे हो, नेता बन रहे हो। तो अजातशत्रु बिंबिसार को ही मार डालेगा और अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को कहा जाता है कि ये प्रथम पितृहंता था। पितृ मतलब पिता, हंता मतलब जिसने पिता की हत्या कर दी थी। और जब इसने बिंबिसार की हत्या कर दी बेटा, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो ये खुद यहां पर आपका शासक बना। तो हर्यक वंश का अगला शासक दर्शक नहीं बनता है, भले ही इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था बिंबिसार ने, लेकिन बिंबिसार की हत्या ही कर दिया अजातशत्रु ने और फिर वो जाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इस वंश का अगला शासक कौन था, तो आप कहेंगे इस वंश का अगला शासक बनेगा मैम अजातशत्रु। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हुआ क्या, लिखना, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु ने कर दी। कहा कि बिल्कुल भी नहीं, राजा बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। तो बिंबिसार की हत्या किसने की है, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन है मैम, उसका ही बेटा है, ठीक है। और अजातशत्रु ने कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा, कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा, यानी खुद राजा बना, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और प्यारे बच्चे यहां पर देखिएगा कि अजातशत्रु ने इसकी हत्या की है। तो जो अजातशत्रु है इसे क्या कहा जाता है, पिता की हत्या करने के कारण इसे कहा जाता है, पिता की हत्या करने के कारण इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है मैम प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता क्यों कह रहे हैं प्रथम, क्योंकि इसके बाद इसका बेटा भी इसकी हत्या करेगा। प्रथम पितृहंता कहा जाता है, यानी यहां पर बेटे पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो अब आपका अगला शासक कौन होगा, आप कहोगे कि मैम अगला शासक जो होगा वो होगा अजातशत्रु, ठीक है। जल्दी से फटाफट एक हेडिंग दीजिएगा, अगला शासक कौन होगा, तो वो होगा अजातशत्रु। अब हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट रूलर कौन है मैम, नेक्स्ट रूलर है अजातशत्रु। अजातशत्रु, और अजातशत्रु की बात करेंगे तो 492 बीसी से ये आपका कब तक रहेगा, 460 बीसी तक, 460 बीसी। और अजातशत्रु की जब हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कुणिक कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसको पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहते हैं पितृहंता, क्योंकि मैम इसने की थी अपने पिता की हत्या, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि अजातशत्रु की माता कौन थी, तो प्यारे बच्चे इसकी माता का नाम है चेलना। चेलना, अब बच्चे कहेंगे हमने तो महाकौशला पढ़ा है, अभी मैं बताती हूं। जब आप यहां पर देखोगे तो आपके जो बौद्ध ग्रंथ है उसके हिसाब से कहा जाता है कि महाकौशला इसकी माता थी, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि चेलना इसकी माता थी। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं तो चेलना ही ज्यादा इसके लगता है कि माता रही होगी। क्यों बच्चे, क्योंकि अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपके जो प्रसेनजीत हैं, जो महाकौशला जिनकी बहन थी,
काशी को लेकर अजातशत्रु के साथ युद्ध होगा उनका। अब यहां पे मामा तो भांजे से युद्ध लड़ेगा नहीं, चलो मामा भांजे से लड़ भी लेगा। मैम जब बेटा पिता को मार सकता है तो मामा भांजे में युद्ध क्यों नहीं हो सकता? लेकिन फिर यहां पे युद्ध जीतने के बाद अजातशत्रु महाकोशला के जो भाई हैं प्रसेनजीत, उनकी बहन से शादी भी उनकी बेटी से शादी भी कर लेगा। तो वहां पे अगर महाकोशला का बेटा है ये अजातशत्रु, तो वो कैसे शादी कर सकता है प्रसेनजीत की बेटी से, क्योंकि वो तो बहन भाई हो गए। तो इस वजह से कहा जाता है कि इसकी माता कौन थी? चेलना। लेकिन आप क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं या महाकोशला, बेटा जी आप प्रायोरिटी पे रखेंगे चेलना को। अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी मैं क्या कह रही हूं जब मैं आपको लिखवाऊंगी। तो माता का नाम क्या है? मैम चेलना हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। प्यारे बच्चे इसके समय अगर मैं आपको बात करूं तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इसी के समय क्या हुई थी? इसी के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संघ थी। इसी के समय पर क्या हुआ था? तो आप कहोगे इसी के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संघ थी। इसी के समय हुई थी बेटा जी प्रथम बौद्ध संघ थी। ठीक है, कब हुई थी, कहां हुई थी, सब लिखवा चुकी हूं, तो दोबारा चीजों को रिपीट करने का मतलब नहीं है। बताया था अजातशत्रु के समय। जल्दी बताओ कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, ये आप मुझे बताएंगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ भाई, काशी किसको दहेज में मिला था? मैम बिंबिसार को। अब बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने। तो जब उसकी हत्या कर दी तो इस अजातशत्रु ने जब अपने पिता की हत्या कर दी, तो जो प्रसेनजीत थे उनका कहना था कि भाई ये तो हमने अपने जो है जीजा को दिया था, तुम्हें तो दिया नहीं था, अब तुमने उनको मार डाला तो हमें काशी वापस कर दो। तो काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध होगा। लिखना, जो बच्चे कह रहे हैं पाटलिपुत्र गलत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं राजगृह वो सही कह रहे हैं, राजगृह। अब देखिए यहां पर ध्यान से लिखिएगा, काशी को लेकर, काशी कोई लड़की नहीं है, जगह है, काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ जिसमें अजातशत्रु की जीत हुई, जिसमें अजातशत्रु की जीत हुई। जिसमें अजातशत्रु की जीत हुई, यानी कौन हार गया? प्रसेनजीत हार गया, प्रसेनजीत की हार हो गई। ठीक है, और जैसे ही ये युद्ध जीता तो ये जो प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत कौन है? कौशल नरेश, महाकौशला का भाई था मैम ये। तो यहां पे जब युद्ध जीता तो उसके बाद क्या किया बेटा जी? प्रसेनजीत की बेटी जिसका नाम था बाजिरा से अजातशत्रु ने शादी की। अजातशत्रु ने शादी की। अब आप खुद सोचो कि अगर ये महाकौशला का बेटा होता तो ये जो आपकी वाजिरा है ये तो अजातशत्रु की बहन हो गई। इसीलिए माना जाता है कि चेलना इसकी मां थी। ठीक है, तो किससे शादी हुई? वाजिरा से शादी हुई। उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने बज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली और मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, मल्ल को हराया, यानी इन दोनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो देखो अजातशत्रु के पास क्या क्या आ चुका है। देखो मगध तो ऑलरेडी था ही, बिंबिसार ने स्थापित किया था हर्यक वंश, फिर बिंबिसार ने ही अंग को जीता था। उसके अलावा उसको काशी दहेज में मिला था, है ना, काशी भी उनके पास में था।
उसके बाद प्यारे बच्चे अब इसने क्या जीत लिया, मल्ल जीत लिया, और मैम इसने वज्जी को जीत लिया। तो ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, अजातशत्रु के। ठीक है, तो इसने किसको जीता, वज्जी और मल्ल को हरा दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी, यानी जैन धर्म को फॉलो करने वाला था अजातशत्रु। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसके जो पिताजी थे, आप कहोगे बिंबिसार किस धर्म को फॉलो करता था, तो बिंबिसार बेटा जी आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था, स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म का अनुयायी। बाद में चेलना जो इसकी वाइफ थी, चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। स्टार्टिंग में ये बौद्ध धर्म का फॉलोवर था। अब चेलना के कहने पर क्यों, क्योंकि चेलना किसकी बेटी है, लिच्छवी चेटक की बेटी है। अब महावीर स्वामी उसके बुआ के बेटे हैं, तो वो तो उन्हीं के बारे में बात करेगी ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो अजातशत्रु है बेटा, इसके बारे में भी लिखो। अजातशत्रु की हत्या किसने की है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजातशत्रु की हत्या कर दी मैम, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। किसने की, इसके पुत्र उदयन ने, उदयन ने कर दी। अब आप देख रहे हो बाप को बेटे मार रहे हैं, किसके लिए, गद्दी के लिए। तो अब उदयन ने की है, तो उदयन कौन बना, सेकंड पितृहंता, सेकंड पितृहंता। और प्यारे बच्चे क्योंकि यहां पर बेटे पिता की हत्या करके शासक बन रहे हैं, इसीलिए हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और कारण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटे क्या कर रहे हैं, पिता की हत्या। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे चलें। तो अब आप मुझे बताओ कि अगला शासक कौन बनेगा, अब आप मुझे बताओ कि अगला शासक कौन बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगला शासक कौन बनेगा। बहुत बढ़िया, ममता कह रही हैं वज्जी कौन था। बेटा जाकर एक बार महाजनपद पढ़ना ममता, वज्जी एक महाजनपद है। वज्जी क्या है, एक महाजनपद। अगर बेटा आप क्लासेस को रेगुलर नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो मैं आपको चाहे कितना भी पढ़ा लूं या कितना भी आपको बता दूं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बहुत बढ़िया मैम, अगला शासक बनेगा उदयन। कौन बनेगा, उदयन। उदयन किसका बेटा है, अजातशत्रु का। 460 बीसी से और 444 बीसी, 460 बीसी से 444 बीसी। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पाटलिपुत्र को लेकर। जब उदयन राजा बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र प्यारे बच्चे जिसे कुसुमपुरा भी कहते हैं, कुसुमपुरा के नाम से भी इसको आप जानते हैं, ठीक है। और इसे वर्तमान में आप क्या कहते हैं, पटना। वर्तमान में आप इसको क्या कहते हैं, पटना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो आपकी मगध की सबसे पहले जो राजधानी बनी थी, जैसे मगध, तो सबसे पहले राजधानी बनी थी मैम ग्रीवरज।
जो बृहद्रथ ने बनाई थी। फिर राजधानी बनी राजगृह, जो बिंबिसार ने बनाई थी। और अब राजधानी बन चुकी है पाटलिपुत्र, जो किसने बनाई है? उदयन ने। तो यहां पर राजधानी चेंज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं कि इसकी स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की, उदयन ने, और फिर इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो क्या उदयन ही मैम वो शासक था जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र के महत्व को समझा था? नहीं। पाटलिपुत्र की स्थापना भले ही उदयन ने की थी, लेकिन पाटलिपुत्र के महत्व को सबसे पहले अजात शत्रु ने समझा था। अजात शत्रु ने सबसे पहले इसके महत्व को समझा था, लेकिन ये इसको जो है स्थापित नहीं कर पाया था, या मतलब इसे अपनी राजधानी नहीं बना पाया था। तो आप ये नोट डालकर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट डालकर क्या लिखेंगे कि पाटलिपुत्र के महत्व को, पाटलिपुत्र के महत्व को सबसे पहले अजात शत्रु ने समझा। सबसे पहले अजात शत्रु ने समझा। अजात शत्रु ने समझा। अब मैं आपको बताती हूं कि ये मैंने आपको क्यों लिखवाया है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। अब उसमें दिक्कत यह है कि उदयन ऑप्शन में ही नहीं है, वहां पर ऑप्शन में अजात शत्रु, तो आपको अजात शत्रु लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों लगाना पड़ेगा अजात शत्रु मैम? क्योंकि अजात शत्रु ने उसके महत्व को सबसे पहले समझा था। अगर उदयन ऑप्शन में नहीं होगा तो प्यारे बच्चे अजात शत्रु आपको लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी और उसमें उदयन ऑप्शन में ही नहीं है, ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें उदयन तो है ही नहीं, हम क्या लगाएं? तो अजात शत्रु, क्योंकि उदयन ने भले इसको स्थापित किया था, लेकिन इसके महत्व को सबसे पहले अजात शत्रु ने समझा था। तभी तो आपसे कहा जाता है कि प्रश्नों को देखो। आपको ये लगता है हमारा पेपर तो ऐसे आएगा, बस ऐसे उड़ा देंगे हम पूरे पेपर को। ऐसे ही नहीं उड़ा पाओगे बिना पढ़े, है ना। पेपर तुम्हारे तोते उड़ा देगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन तुम्हें पेपर के अगर तोते उड़ाने हैं, दोनों हैं तो उदयन। अगर दोनों हैं तो उदयन। मैं फिर बोलती हूं, अगर दोनों हैं, साफ साफ लिखा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तब उदयन। लेकिन उदयन ऑप्शन में नहीं है तो अजात शत्रु। जो बच्चे पूछ रहे हैं अगर दोनों हुए तो बेटा जी उदयन। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुकी हूं। अगर दोनों हुए तो उदयन, लेकिन अगर उदयन ऑप्शन में नहीं है तो अजात शत्रु। दोनों होंगे तो फिर तो भाई उदयन है, क्योंकि उदयन ने ही स्थापित किया है, इसके महत्व को ही तो केवल इसने समझा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे चलें। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताइए। अब देखिए यहां पर जो उदयन है, उदयन के बेटा जी 3 पुत्र हैं। उदयन के 3 पुत्र थे, ठीक है, 3 पुत्र थे और इन्होंने क्रम से शासन किया। जैसे इसका एक पुत्र था अनिरुद्ध, तो पहले इसने शासन किया, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इसका पुत्र था मुंडा और तीसरा इसका पुत्र था नागदशक। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। क्यों करना याद रखना है? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे नागदशक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक क्यों है? क्योंकि इसकी हत्या कर देगा शिशुनाग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहोगे शिशुनाग था। इसकी हत्या, लिखना, इसकी हत्या इसके मंत्री
शिशुनाग ने कर दी थी, शिशुनाग ने कर दी थी। ये ध्यान रखना है। तो शिशुनाग कौन था? इसका मंत्री। मंत्री ने क्यों कर दी? क्योंकि उसे भी राजा बनना है। वो मंत्री ही बन के थोड़ी रहेगा, उसे भी राजा बनना है। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। तो आपको पता है यहां पर कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका अगला वंश कौन सा है? अगला वंश है मैम हमारा शिशुनाग वंश। इसने अपने ही नाम पर अपनी डायनेस्टी, अपने वंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कौन है? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला अगला वंश। पूरा शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड 412 बीसी से लेकर और 344 बीसी। ये शिशुनाग वंश, पूरे शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैम इसका संस्थापक शिशुनाग था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी। और शिशुनाग का शासनकाल 412 से और 394 बीसी तक था। 412 से लेकर 394 बीसी तक था। अब देखो ये आया। अब इसने आकर क्या किया? ध्यान से सुनना। इसने आकर मैम अपनी जो राजधानी है वो बनाई वैशाली। तो अब मगध की राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र से वैशाली। इसने कहा कि मैं अपनी राजधानी बनाऊंगा वैशाली को, तो इसने आकर कैपिटल को चेंज कर दिया। अब देखो इसने क्या जीता? तो आप कहोगे मैम इसने अवंती, शिशुनाग ने अवंती को जीता, अवंती को जीता। अवंती को जीता। अब जब इसने अवंती को जीता तो इस समय अवंती का राजा कौन था जिस समय इसने जीता? तो बेटा जी अवंती का जो राजा था उसका नाम था चंडप्रद्योत। कौन था बेटा जी? चंडप्रद्योत। और जो ये चंडप्रद्योत था बेटा, इसके बिंबिसार से बहुत अच्छे संबंध थे। भाई आज या तो मैं पागल हो जाऊंगी या तुम मुझे करके छोड़ोगे। आज ऊपर 344 क्यों लिखा है, नीचे 394 क्यों लिखा है? बेटा वो पूरे वंश का टाइम पीरियड है। आपको क्या हो गया है? आज क्या खाया है नाश्ते में सुबह सुबह? हर्षवर्धन तुम्हारा नाम है, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, और तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। आज तो तुमने मुझे पागल कर दिया सच में। बेटा वो पूरे वंश का टाइम पीरियड है कि शिशुनाग वंश का पूरा टाइम पीरियड क्या था, और फिर शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग शासक था उसका टाइम पीरियड क्या था। दोनों में अंतर है बच्चे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज क्या खाया है तुमने? भांग भांग के पकौड़े तो नहीं खा लिए तुमने आज? ठीक है, तो यहां का राजा कौन था? चंडप्रद्योत, और इसी को हराया था इसने। चंडप्रद्योत को हराकर जीता, चंडप्रद्योत को हराकर जीता था। और चंडप्रद्योत से किसके अच्छे रिलेशन थे? बिंबिसार के। लेकिन इसने चंडप्रद्योत को हराया और अवंती को जीत लिया था। अब इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है कालाशोक। आज तो सच में तुमने मुझे पागल कर दिया। कालाशोक, कालाशोक 394 से और 366 बीसी। बेटा जी इसे काकवर्ण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कालाशोक या मैम काकवर्ण। और आपको मैंने बताया था कि कालाशोक के समय क्या हुआ था?
कालाशोक के समय मैम दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति। अब मैं ऐसा करती हूं कि मैं यहां तक आज इतना ही रखती हूं, ठीक है, और तुम्हें रिवीजन कराती हूं। अब रिवीजन में मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछूंगी उसको मैं एक नाम दूंगी, रिवीजन स्लाइड, रिवीजन स्लाइड। अब जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा वो यहां पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो बताना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मगध की राजधानी बताना है बिंबिसार के समय कौन सी थी? मगध की राजधानी बिंबिसार के समय कौन थी? बिंबिसार को काशी दहेज में किसने दिया था? काशी दहेज में किसने दिया? किसने दिया? बिंबिसार ने अजात शत्रु को कहां का उपराजा बनाया? बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए क्या किया? देखते हैं कितने बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। ये तुम्हें भी बता रही हूं कि कैसे तुम रिवीजन कर सकते हो। जो तुम चिल्लाते हो कैसे करें कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ठीक है। आगे देखिए, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? काशी को लेकर किसके बीच युद्ध हुआ था? किसके बीच युद्ध? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? किसने? हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन सा था? किस किस को यहां पे आंसर आते हैं? देखो, पहला आंसर है सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। आपका मगध पर सबसे प्राचीन वंश था बृहद्रथ वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह। बिंबिसार को काशी दहेज में किसने दिया था? प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत कौन थे? कौशल नरेश प्रसेनजीत, और महाकौशला से शादी हुई थी तब दिया था। बिंबिसार ने अजातशत्रु को कहां का उपराजा बनाया? अंग महाजनपद को जीता और इसका राजा बनाया।
राज्य विस्तार के लिए मैम इसने विवाह संबंधों का सहारा लिया था। विवाह संबंध इसने बनाए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको? अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को घोषित किया, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। ठीक है, काशी को लेकर किस किस के बीच युद्ध हुआ था? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अजातशत्रु और मैम प्रसेनजीत के बीच में यहां पर युद्ध हुआ था। उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना मैम उदयन ने की थी, जो अजातशत्रु का बेटा था। और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और नागदशक की हत्या किसने की थी? ये बताओ किसने की थी? तो आप कहोगे कि मैम शिशुनाग ने। और कल हम यहां पे शिशुनाग वंश खत्म करेंगे। हो गया रिवीजन। ऐसे होता है रिवीजन। पर लिखे कौन? मेहनत कौन करे मैम? अब जल्दी से मुझे बताओ किस किसने सारे आंसर किए हैं फटाफट। ऐसा कौन सा टफ क्वेश्चन था? इसमें कोई टफ था? अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। और ये अब मैं डेली करूंगी। 5 मिनट तुम्हारा रिवीजन स्लाइड रहेगा, पीडीएफ में डल जाएगा, ये टेंशन मत लो। है ना? और आज ये देख लेना कि जो तुम ऊपर पढ़ रहे थे डेट और नीचे पढ़ रहे थे उसमें क्या अंतर है। पूरे वंश का क्या डेट है और राजा का क्या डेट है, दोनों में अंतर है। एक ही बताते रहते हो। मन तो ऐसा करा था आज तुम्हारे डंडा होता तो कुटाई हो जाती तुम्हारी। समझ आ गया सारा? सब बढ़िया से किया। अब जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए उसको जरूरत है दोबारा रिवीजन की। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।